इस वीडियो में हम फ्रॉम के सीजन 4 का फिनाले यानी कि सीजन 4 के एपिसोड 10 का ब्रेकडाउन करने के साथ साथ इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 10 देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल होंगे और कुछ मूवमेंट्स आपको इनलॉजिकल भी लगे होंगे। वैसे देखा जाए तो इनलॉजिकल कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीज़ों के पीछे हिडन डिटेल्स है। तो ये हड्डियाँ उन्होंने वहाँ से निकाल कर ये सही किया या नहीं? जेड ने हड्डियों के बारे में झूठ क्यों बोला था? विक्टर के मना करने के बावजूद भी उनका पेड़ गिराने का डिसीजन सही था या नहीं? ये क्रीचर्स आखिर सूरज की रोशनी में क्यों नहीं आ पाए, लेकिन सोफिया यानी कि पीले सूट वाला आदमी सूरज की रोशनी में कैसे घूम पा रहा है? ये भूकंप आने की असली वजह क्या थी? फातिमा यहाँ पर ऐसे क्यों चिल्लाई और उसके चिल्लाने के बाद क्रीचर शांत क्यों हो गया? कैसे एल्गिन मरने के बाद भी वापस आ सकता है? इस होल में से बिजली क्यों कड़की और वो आसमान में ही क्यों गई और इसका कलर रेड क्यों था? खिड़कियाँ इस जगह पर अपने आप कैसे खुल रही थी और कैसे बंद हो रही थी? टैबिथा को खोपड़ी देखने के बाद ये कैसे पता चला कि ये कौन से बच्चे की है? फातिमा क्रीचर में कैसे बदल गई? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का और पीले सूट वाला आदमी यानी कि इस लड़की का क्या कनेक्शन है? सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का अच्छा है या बुरा? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे और सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, यकीन मानिए कई सारी हिडन डिटेल्स के बारे में आपको पता चलेगा। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि क्या अगला सीजन आखिरी सीजन होने वाला है और सीजन 5 आखिर कब आएगा। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम क्रीचर, मॉन्स्टर, साइफाई, हॉरर थ्रिलर मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे सारे सवालों के जवाब आपको देता हूँ। इस एपिसोड का सबसे मेन प्लॉट पॉइंट था बच्चों की हड्डियाँ। अब इन बच्चों की हड्डियों को कई सारी सेंचुरीज पहले सेक्रीफाइस किया गया था। सीजन 1 में ही टैबिथा को लाइट हाउस में एक विजन आता है। उस विजन में दीवार पर कई सारे ईयर्स को लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जितने भी साल लिखे हुए हैं ये वही साल है जब हर एक साइकिल शुरू हुई थी। मतलब टैबिथा और जेड का पुनर्जन्म इतनी बार हो चुका है, मतलब कि इन सालों में वो यहाँ पर आए थे। तो हर बार उनकी शक्लें भले ही बदल जाती है, लेकिन वो टैबिथा और जेड ही है। सीजन 4 के 8वें एपिसोड में ही येलो सूट वाला आदमी टैबिथा को बोलता है, इस बार तुम कुछ ऐसा करने वाली हो जो तुमने इससे पहले कभी भी नहीं किया है। तुम्हारा हड्डियों वाला प्लान फाइनली उन बच्चों को फ्री कर सकता है। अब इस सब के पीछे येलो सूट वाले का ही गेम है। वो ऑलरेडी जानता है कि हड्डियों को निकालने के बावजूद भी वो फेल होने वाले हैं, क्योंकि अगर हड्डियों को निकालने की वजह से उसे नुकसान होने वाला था तो वो उस चीज़ को कभी होने ही नहीं देता। उसे पहले से ही पता था कि अगर हड्डियाँ निकल भी जाएंगी तब भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ एक तरीके से करना है जिसके रिचुअल के बारे में किसी भी पता नहीं है। ये सब हम तब भी समझ सकते हैं जब सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सोफिया को बोलता है कि इस बार वो हार जाएगी। और इसी डायलॉग से हमें पता चलता है कि येलो सूट वाला आदमी आज तक कभी भी हारा नहीं है। और जिस दिन येलो सूट वाला आदमी पूरी तरह से जीतता है उस दिन पूरा साइकिल फिर से स्टार्ट होता है। तो ये एक बिल्कुल इनफाइनाइट लूप की तरह है जिसे हम बॉयड के रिंग पर भी देख सकते हैं। इवन इसी इनफाइनाइट सिंबल को हम गुफाओं में भी देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में बात करते हैं। हड्डियों को निकालने के बाद भी वो चीज़ काम क्यों नहीं करी? उल्टा ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ निकलने के बाद सब कुछ और भी बिगड़ गया। सफ़ेद कपड़े वाले लड़के ने विक्टर से पहले ही कहा था कि वो पेड़ वहाँ से उखड़ना नहीं चाहिए। और जैसा कि हमने एपिसोड 9 में भी देखा था, सोफिया जब क्लारा से बात कर रही थी, यहाँ पर हमें पता चल गया था कि सिर्फ हड्डियाँ निकलने से काम नहीं बनेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो मेरे पास 3 थियरीज है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर हड्डियों वाला काम क्यों नहीं बना। सबसे पहली थियरी तो ये है कि उनके पास सारी हड्डियाँ है ही नहीं। एपिसोड 9 में ही टैबिथा ने ये पत्थर दिखाया था। इस टैलिस्मैन पत्थर पर ऐप जैसे दिखने वाले 8 निशान हैं, लेकिन जेड को जो विजन दिखता है उसमें हम सिर्फ 7 बच्चों को देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बच्चे की हड्डियाँ यहाँ पर कम है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक साइकिल में एक बच्चा बच जाता है, यानी कि विक्टर। तो उनके पास 8वें बच्चे की हड्डियाँ है ही नहीं। इसी वजह से येलो सूट वाला आदमी टेंशन में भी नहीं है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि 8वें बच्चे की हड्डियाँ किसी दूसरी जगह पर है, और अगर ऐसा है तो 5वें सीजन में उन्हें वो हड्डियाँ मिल ही जाएंगी। दूसरी थियरी वही रिचुअल वाली थियरी है। जैसे कि येलो सूट वाले आदमी ने कहा था कि ये सब कुछ वो सही तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता है। तो भले ही उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन ये करते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। हो सकता है कि पेड़ को गिराना ही वो सबसे बड़ी गलती हो। जैसा कि अब तक हमने देखा है, विक्टर कभी भी गलत नहीं होता। और सफ़ेद कपड़े वाले लड़के ने विक्टर से यही कहा था कि पेड़ को मत गिरने देना। और तीसरी थियरी ये है कि अभी तक रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक उन्होंने जो किया वो सब कुछ सही है, लेकिन उन्हें और भी कुछ चीज़ें करनी होगी, जिसका मतलब कि रिचुअल अभी तक सिर्फ आधा ही हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियाँ तो मिल गई है लेकिन उन्हें जलाया नहीं है। हम सबको इतना तो पता चल ही गया है कि उन्हें यह नहीं पता है कि आखिर उन्हें इन हड्डियों के साथ क्या करना है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लेक ऑफ टीयर्स का इन्वॉल्वमेंट है। जिम ने भी अपने बेटे ईथन को लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए कहा था। और हाँ, अभी तक लेक ऑफ टीयर्स ढूंढना बाकी है।
वो जो लेक उन्हें मिला था जहाँ से 3 स्केयरक्रो निकले थे, वो लेक ऑफ टीयर्स नहीं था। सीजन 1 में ईथन को एक विजन आया था जिसमें उसने लेक ऑफ टीयर्स को देखा था। पहले उसने स्पाइडर्स को देखा था और फिर लेक ऑफ टीयर्स को भी। हमें भी पूरे सीरीज में कई सारी जगह पर स्पाइडर्स देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि लेक ऑफ टीयर्स स्पाइडर्स के साथ कनेक्टेड है। जेड को भी अपनी मशरूम ट्रिप पर स्पाइडर्स दिखे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी हड्डियों को लेक ऑफ टीयर्स में लेकर जाना पड़ेगा। ईथन ने यह भी बताया था कि उस लेक में यानी कि उस नदी में मैजिकल पावर्स है, इसी वजह से वो उस लेक को ढूंढ रहा था ताकि अपने डैड को भी वापस ला सके। तो ये करने से अगर उसके डैड वापस आ सकते हैं तो वो बच्चे भी वापस आ सकते हैं। इस एपिसोड में अचानक से दिन में ही अंधेरा छा जाता है। अब ये चीज अचानक से कैसे हो गई? सोफिया अगर ऐसा कर सकती है तो वो सूरज की रोशनी को यहाँ पर निकलने ही नहीं देती। तो अगर ये सोफिया ने नहीं किया है तो यहाँ पर अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? इसका जवाब है कि इस जगह को कुछ इसी तरह से बनाया गया है जैसे कि ये एक खेल है। यहाँ पर सारी चीजें बैलेंस रहती है। अगर इनके साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है तो तुरंत कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, और अगर इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है तो कोई एक चीज अच्छी जरूर होगी। पूरी सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात आपको तुरंत समझ में आएगी। कई सारे कैरेक्टर्स ऐसी सिचुएशंस में बच रहे हैं जहां से बचना बिल्कुल नामुमकिन था, जैसे कि डोना का हार्ट अटैक वाला सीन जहां पर सब कुछ बुरा चल रहा था और वो मरने ही वाली थी। यहाँ पर भी रात हो गई थी, दोनों का क्रीचर से बचना नामुमकिन था, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया। तो चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करा जाता है बिल्कुल एक कहानी की तरह। इसके बारे में आपको एंडिंग में और भी अच्छे से बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बैलेंस के बारे में कहा कि चीज़ें यहाँ पर बैलेंस रहती है। दिन में क्रीचर्स नहीं घूम सकते तो हमारे कैरेक्टर्स दिन में खुश रहते हैं, रात को क्रीचर्स का कंट्रोल रहता है जिस वक्त इंसान डरे हुए रहते हैं। तो यही बैलेंस है, और इसी की वजह से ये लोग सूरज की रोशनी में नहीं आ पा रहे थे, और इसी की वजह से वो घरों के अंदर भी नहीं जा सकते जब पत्थरों को टांगा हो। वैसे इस चीज़ को ऐसे भी समझा जा सकता है, शैतान ने अपनी पावर से अंधेरा किया ताकि क्रीचर्स उन्हें मार सके, लेकिन बच्चों की पावर्स ने तुरंत भूकंप लाया ताकि क्रीचर्स उन तक पहुंच ही ना पाए। मेरे ख्याल से ऐसा ही है, तभी ये सीन बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। शैतान ने अंधेरा करवाया ताकि क्रीचर्स उन तक पहुंच पाए, और बच्चों की पावर्स ने भूकंप लाकर उन्हें बचा लिया। यही लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि भूकंप आने के बाद भूकंप तुरंत बंद भी हो गया था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए फिर से एक बार भूकंप आता है जब वो लोग वापस फंस गए थे। भूकंप की वजह से पत्थर गिर गया था तो एक क्रीचर हॉस्पिटल के अंदर चला आता है। फातिमा यहाँ पर उस पर इस तरह से चिल्लाती है कि वो बिल्कुल चौंक जाता है और शांत भी हो जाता है। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब ये उन्हीं में से एक है। एल्जिन भले ही यहाँ पर मर जाता है, लेकिन सीजन 5 में वापस जरूर देखने को मिलेगा। जहाँ से वो पेड़ उखड़ा था वहां से नीचे से बिजली आती है और आसमान में जाती है, और एक बार वैसा ही होता है और आसमान भी लाल कलर में चमकने लगता है। ठीक से सोचेंगे तो ये बिजली बच्चों के कब्र में से ही आ रही है। बच्चों की बलि दी गई थी, इसी वजह से इस बिजली का कलर रेड है, और आसमान में ये जो कुछ भी हो रहा था इसका मतलब है कि अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। ये सब लॉजिक आपको और भी अच्छे से समझेगा अगर आप व्हाइट शर्ट वाला लड़का और सोफिया यानी कि येलो सूट वाले आदमी के रिलेशन को समझोगे। बस इन दोनों को समझ लो, आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। व्हाइट शर्ट वाला लड़का अच्छाई का प्रतीक है जो बच्चों के साथ है, येलो सूट वाला आदमी बुराई का प्रतीक है जो क्रीचर्स के साथ है। एंडिंग में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के अच्छे और बुरे कामों को जानते हैं। व्हाइट शर्ट वाले लड़के को येलो सूट वाले आदमी के सारे बुरे कामों के बारे में पता है, वैसे ही येलो सूट वाले आदमी को इस लड़के के सारे अच्छे कामों के बारे में पता है। दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये कहानी और ये जगह भी ऐसे ही काम करती है। इसीलिए लड़का उसे बोलता है कि इस बार तुम नहीं जीतोगे। पीले सूट वाले आदमी को ये अच्छी तरह से पता है कि व्हाइट शर्ट वाला लड़का इन लोगों की मदद कर रहा है, वैसे ही व्हाइट शर्ट वाले लड़के को भी पता है कि ये क्रीचर्स की मदद कर रहा है। सिंपली इतना ही समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकते। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि इस बार टाउन सबसे बुरी कंडीशन में है। सारी जगह से पत्थर भी निकल चुके हैं, कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि फातिमा भी क्रीचर बन चुकी है। इस सब का मतलब है कि अगले सीजन का पहला ही एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पहले ही एपिसोड में हमें जबरदस्त थ्रिल देखने को मिलेगा। इस बार डायरेक्टली सबका सामना क्रीचर्स से होगा, क्योंकि पत्थर तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है ये सारे पत्थर उस फारावे ट्री में डालने के बाद कहाँ पर अपीयर होंगे? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि इस ट्री में जाने के बाद कोई भी कहाँ पर भी अपीयर हो सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या सोफिया वापस टाउन में जाएगी? ऑलरेडी उसने सारे पत्थरों को तो निकाल ही लिया है, एल्जिन को भी उसने मार दिया है, उसने सीढ़ी की डोर को भी काट दिया था। इस सब की वजह से अब कोई भी उस पर शक कर सकता है, तो वो अब वापस नहीं आएगी, लेकिन वो एल्जिन के फॉर्म में वापस आ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकता है। एल्जिन अब मर चुका है, तो एल्जिन के रूप में वो वापस आ सकता है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। अगर वो एल्जिन बनकर वापस आता है तब तो वो खुद ही लोगों को सोफिया के बारे में बताएगा, मतलब वो लोगों को सोफिया की फोटो दिखाएगा और आराम से झूठ बोल देगा, और इस सब में क्लारा भी उसका साथ दे देगी।
इसी फोटो में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोने में हमें एक लड़की दिखाई दे रही है। ये लड़की बिल्कुल जूली की तरह लग रही है। तो हो सकता है कि वो सीजन 5 में स्टोरी वॉकिंग करे। स्टोरी वॉकिंग करते करते वो पास्ट में जाए और इसी वजह से वो इस तस्वीर में भी है। स्टोरी वॉकिंग एक तरह से टाइम ट्रैवल ही है जिससे चीजें बदली जा सकती है। तो इस सीन में जो खिड़कियां खुल रही थी और बंद हो रही थी, ये भी शायद जूली ही कर रही थी। फातिमा के बारे में बात करते हैं कि वो आखिर क्रीचर में कैसे बदल गई। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि उसने क्रीचर को जन्म दिया था। उसे जन्म देने के बाद उसके पेट में अजीब से वेन्स भी आने लगे थे, तो वो भी उस क्रीचर के साथ कनेक्ट हो गई थी और इसी वजह से वो भी क्रीचर बन गई। हालांकि उसका खुद पर कंट्रोल है और वो एक अच्छी क्रीचर है, ये हम बोल सकते हैं। और फातिमा ने वो ड्रिंक भी पिया था जिसमें येलो सूट वाले आदमी का खून था। तो क्या इस लॉजिक के हिसाब से विक्टर के पिता भी क्रीचर बन जाएंगे और क्लारा भी? वैसे इस सीरीज में जो कमोनो वुमन हमने देखी है वो भी फातिमा के साथ जुड़ी हुई है। कई जगह पर उनके कपड़े भी एक जैसे ही लगते हैं। तो हो सकता है कि फातिमा भी जल्द ही इस कमोनो वुमन की तरह बन जाए, यानी कि एक अच्छी डीमन, एक अच्छी क्रीचर। शायद सीजन 5 में विक्टर की बहन एलोइस भी वापस आ सकती है। हो सकता है कि एलोइस मरी नहीं है और स्टोरी वॉकिंग कर रही है, क्योंकि ध्यान दीजिए विक्टर की मां मिरांडा का पुनर्जन्म टैबिथा है। वैसे ही हम विक्टर को ईथन से जोड़ सकते हैं और वैसे ही हम एलोइस को जूली से भी जोड़ सकते हैं। तो अगर जूली स्टोरी वॉकिंग कर रही है तो एलोइस भी स्टोरी वॉकिंग कर सकती है। इस सब के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। यहाँ पर हम ऐसे ही यूनिक क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर।